अब हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं, थोड़ा सा उनसे उनका ब्रेन चू करते हैं कि क्या इस मार्केट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभय अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ। अभय जी, गुड आफ्टरनून। वन वे डिक्लाइन मार्केट में पिछले 7-8 दिन से, और ख़ासतौर से पोर्टफोलियोज में काफ़ी डैमेज। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? चेक करेंगे शायद। सॉरी, मैं ऑडियो ऑन नहीं था। आई थिंक बड़ा क्लियरली अनुज एक कंप्लीट सेल ऑफ है मार्केट में इस समय, और वाइड स्प्रेड सेल ऑफ है, और इसमें कोई नियर टर्म ट्रिगर नहीं है ना डोमेस्टिकली, एक्सेप्ट बजट जिससे हम थोड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर सके रिवर्सल आए। पर आप ग्लोबल क्यूज देख लीजिए, लोकल क्यूज देख लीजिए। आई थिंक जो लार्ज कैप के रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, एक थोड़ा रिस्क ऑफ मूड है मार्केट में। तो मुझे कोई नियर टर्म ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि जो अरेस्ट करेगा इस सेल ऑफ को। जो पोर्टफोलियो में प्रेशर है वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। वो इस क्लीशेड कहते रहते हैं हम कि अगर मार्केट करेक्ट हो तो अपॉर्चुनिटी है, पर एक बॉटम फिशिंग का मार्केट नहीं है मेरे हिसाब से अभी ये। और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, और जो स्टॉक स्पेसिफिक सेल ऑफ्स है, करेक्शंस है, वो कहाँ पे रुकेंगे। कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, पर वैल्यूएशन जब करेक्ट होनी शुरू होती है, मल्टीपल करेक्शन शुरू होता है, तो वो कहाँ पे जाके थमता है, वो कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। वो टेक्निकल फैक्टर है। आई थिंक किसी को क्लैरिटी नहीं है कि ये डिमांड एंड सप्लाई कब रिवर्स होगी, जो अभी सप्लाई है स्टॉक्स। तो आई थिंक इसमें हमारा यही अप्रोच है कि जो कैश है पोर्टफोलियो में, जो पिछले 2-3 महीनों में जनरेट किया था, उसको हम धीरे धीरे 1-1% करके डिप्लॉय करते रहे हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में, विद द पर्सपेक्टिव कि हमें नहीं मालूम कि बॉटम कहाँ पे है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को यही अप्रोच रखना पड़ेगा। टफ टाइम्स हैं, पर आई थिंक हमने देखा भी है कि ज्यादा समय नहीं लगता मार्केट को भी रिवर्स करने में। पर एट द सेम टाइम मैं अभी बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि कहाँ पे और किस ट्रिगर पे ये मार्केट टर्न अराउंड होगा। ओके अभय जी, थोड़ी तो हिम्मत दी आपने, आपकी बातों से साहस मिल रहा है। गुड आफ्टरनून। लेकिन सर, आपने कहा कि हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक में थोड़ा डिप्लॉय करना चाहिए। कैसे जाने, कैसे पहचाने हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक क्या है? आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं हाई कन्विक्शन वाले? देखिए, जो सेक्टोरल हम देखें तो अभी भी जो अर्निंग क्वालिटी है, कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन की अर्निंग्स पे फोकस करें तो वो इम्प्रूव हुई है। ऑटोज में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे। फार्मा में मुझे लगता है एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे। जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने डिसअपॉइंट किया है हमें, बिकॉज जो क्रेडिट, जो डिपॉजिट था वो नहीं था ज़्यादा, तो सीडी रेशियो डिटीरिएट हुआ। पर मुझे लगता है कि वो डिपॉजिट्स की साइकिल भी 2-3 महीने में वापस स्टार्ट होगी। तो बैंक्स जो हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरी उम्मीद है कि छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज ने बॉटम बनाया है, अब यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फिर दूसरे और सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो एंसेलरीज में मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, स्पेशली वो कंपनीज जिन्होंने अच्छा एक्सपोर्ट्स का बिजनेस बनाया है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है। सो आई थिंक काफ़ी ब्राइट स्पॉट्स हैं। पर जिस तरह से आप मार्केट को टूटता हुआ देखते हैं कंटिन्यूअसली, दिन भर दिन, और पूरे दिन में डिटेरियोरेट होती जाती है सिचुएशन, तो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली शेक हो जाता है। पर जो कंपनीज हैं, मुझे लगता है कंपनीज में और सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप सब बेच के और लॉस बुक करके या प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठ जाए। आई थिंक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और जहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन है वहाँ पे डेफिनेटली उसका फायदा भी उठाना चाहिए थोड़ा। अभय जी, आज अगर किसी शख्स की सबसे ज़्यादा, शख्स नहीं, किसी महिला की अगर सबसे ज़्यादा याद आ रही है तो वो कौन है, आपको बताइए? आ रही है? मुझे तो कमला हैरिस जी की याद आ रही है। वो होती तो कितना अच्छा होता है ना। कहाँ से ये सरदर्दी आके पड़ गई है ना? आपको लगता है सीरियसली? आई मीन, अभी अनुज और मैं बात कर रहे थे, उनका एक ट्वीट था, उनका एक ग्रीनलैंड पे जो क्लेम है 2026 में हमारा होगा यूएस का। रियली ऐसे मार्केट में, आई मीन, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का राजा होता है, इसे कहने में कोई, अगर आप देखें, दुराय नहीं है। बिल्कुल। सीरियसली आप पैसा बना पाएंगे ऐसे बाजार में? नहीं, बहुत बहुत अनसर्टेनिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मैं कहता पहले कि ट्रेड डील हो जाती है, हम उम्मीद करते थे ट्रेड डील होगी तो मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा। अब तो मुझे लगता है ट्रेड डील हो भी जाए उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हो, उसके साथ जो
कल अपने वर्ड पे वापस जाके कुछ भी कर सकता है। तो एक पूरा इतनी अनसर्टेनिटी है इस समय ग्लोबली, और इसी वजह से आप देख रहे हैं शार्प रैली सिल्वर, गोल्ड में जो जो सेफ एसेट्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, उसमें लोग भाग रहे हैं, और पूरा एक ब्रोकन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ग्लोबली वो ब्रेकडाउन में जा रहा है। तो आप इस ऐसी सिचुएशन में कोई जहाँ पे कोई आपको दिख नहीं रहा है, क्लैरिटी कहाँ से आएगी, स्पेशली यूएस की तरफ से, तो बड़ी बेट लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और मुझे मालूम नहीं कि अभी भी जो लेवरेज पोजीशंस हैं ग्लोबली, उनमें क्या हो रहा है। वो तो हमको अभी हफ्ते 10 दिन बाद पता चलेगा, जब ये पता चलेगा कि शायद कुछ हेज फंड्स हैं, उन्होंने इतना बड़ा लॉस ले लिया कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। आई होप वहां तक बात नहीं जाए, पर डेफिनेटली बहुत ही रिस्की सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट्स में अभी। काफ़ी रिस्की सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट में इस समय। अर्निंग्स भी इस बार अब तक तो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग ही रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको एक कंफर्ट लग रहा हो किसी पर्टिकुलर स्पेस में जहां या तो अर्निंग्स आ चुकी हैं या आने वाली हैं, तो वो स्पेस कौन सी होगी? ये देखिए अनुज, मेरा अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम हमारी जो ऑटो एंसिलरीज हैं उनकी अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी होगी, अर्निंग्स और कमेंट्री भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ा है पिछले साल के ओईएम्स की जिस तरह से सेल हुई अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली स्टॉक आउट्स देखे हमने ट्रैक्टर में। तो ओईएम्स जो ऑटो एंसिलरीज हैं और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट्स और उनके कमेंट्री दोनों बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज जो हैं वो भी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगी, क्योंकि उन्होंने भी जो इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 4-5 साल में, उसका अब उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये दो सेक्टर्स मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मार्केट का जो डिसअपॉइंट किया है लार्ज कैप आईटी ने और लार्ज कैप बैंक्स ने, मुझे लगता है कि ये मिड और स्मॉल कैप स्पेस है वो थोड़ा उसको कम करेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, मुझे लगता है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश है। कॉस्ट साइड पे कोई प्रेशर नहीं है, अभी भी उनके जो बेसिक कमोडिटीज हैं उसमें भी कोई प्रेशर नहीं है। सो आई थिंक अब हम देखेंगे जैसे जैसे मिड और स्मॉल कैप्स रिजल्ट्स अपने लेके आएंगे अगले 15-20 दिन में, तो मुझे लगता है कि ऑटो रिलेटेड कंपनीज हैं डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे उसमें। ओके, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है अभी जी आपका। लेकिन ऐसे मार्केट में वही इन्वेस्टर्स गदगद है सर जिनका भारी निवेश सोना और चांदी में है, तूफानी तेजी इन प्रेशियस मेटल्स में। तो क्या आप समय है अभय अग्रवाल जी, या फिर अब बहुत हो गया, या पोर्टफोलियो को इन स्तरों पर तोड़ा और मरोड़ा जाए और ज़्यादा अब थोड़ा झुकाव प्रेशियस मेटल्स की तरफ अभी भी वो लग रहा है आपको, बाकी है इसमें और एक रैली? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो दो कमोडिटीज जिसमें आपने नाम लिया सोना और चांदी, दोनों ग्लोबली और इंडिया में एक पैराबोलिक मूव में है। और इस पैराबोलिक मूव में जब जाते हैं तो कोई फंडामेंटल रिसर्च काम नहीं करता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये फिर पूरा डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे, और डिमांड इतनी जोर से आती है, फिजिकल की आती है और फाइनेंशियल ईटीएफ्स की आती है कि ये स्टॉक ये प्राइसेस कहीं भी जा सकते हैं। तो किसी के लिए भी ये कहना कि अब टॉप बन गया है क्योंकि ये इतना ही जाना चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। कोई वैल्यूएशन मॉडल्स नहीं है जो वैल्यू करते हैं गोल्ड को और सिल्वर को। लोग हिस्टोरिकल प्राइसेस को देख के आगे का प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मेरे हिसाब से इस समय डिमांड काफी एक्सीड कर रही है सप्लाई को, और मुझे लगता है करती रहेगी। तो ये दोनों कमोडिटीज में मुझे लगता है अभी भी काफी अप मूव की संभावना है। अच्छा अभय जी, आपको क्या लगता है, आज के अगर मूव को छोड़ दूं मैं, है ना, बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? अब क्या सीरियसली जिस प्रकार से फॉरेन कैपिटल निकल रही है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में उनको नुकसान ही है अगर आप फॉरेक्स को कंसिडर करें तो। क्या कैपिटल गेन टैक्स को रेशनलाइज करना या फिर करके या करने की पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ सेंटीमेंट सुधार आ सकता है? ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हुए हैं पिछले साल में कि इंडिया एक ऐसा मार्केट बन गया है जो बड़ा एक्सपेंसिव मार्केट है, दो तरीके से। एक,
आपकी जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है, जो आप एसटीटी, ब्रोकरेज और उसके ऊपर जीएसटी वगैरह सब मिला के लेते हैं, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा महंगा मार्केट बन गया है जस्ट ऑन ट्रांजैक्शनल बेसिस। कस्टडी फीस है, आप ऑफसेट नहीं कर सकते, इंटरेस्ट कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है अपनी पोजीशन पे। तो एक तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है जो काफी हर्ट कर रही है मार्केट को। दूसरा, जिसकी आपने बात करी कैपिटल गेन की, चलिए ये सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे के मैंने प्रॉफिट बना लिया, फिर भी मैं 12.5% जो कि हायर रेट पे 14, ऑलमोस्ट 14.5% हो जाता है, और जो लॉन्ग टर्म है वो हो जाता है, और शॉर्ट टर्म जो है वो 20% है, पर वो 22-23% के आसपास आ जाता है सरचार्ज सेस वगैरह में लगाऊं तो ये दोनों चीजें जो हैं ये इंसेंटिव नहीं है, एक डिसइंसेंटिव है लॉन्ग टर्म एलोकेटर्स के लिए कि आप रिस्क ले रहे हैं पूरा, पर जो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आपको मिल ज्यादा नहीं रहा है। तो आई थिंक ये सरकार को काफी रिप्रेजेंटेशन हुए हैं। आई होप इररिस्पेक्टिव ऑफ ये मार्केट करेक्शन हुआ या नहीं हुआ, पर एफपीआईज की सेलिंग हुई है पिछले 3-4 साल से, तो कुछ एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो वापस एलोकेट करें स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में बने रहें। क्योंकि अगर नहीं बने रहेंगे तो जो प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल सरकार स्टार्ट करना चाहती है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सिर्फ उसको बैंक लोन से प्राइवेट कैपेक्स नहीं कर सकते, आपको इक्विटी कैपिटल भी चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत गंभीर मुद्दा है वीरेंद्र, और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसको सीरियसली लिया जा रहा है कि कैसे इंसेंटिव क्रिएट करे जाए इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी में या अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे को लगता है कि मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल भी होगा ये, अगर थोड़े भी ट्वीक्स हों इसमें, पर एक इंटेंट दिखाया जाए कि हाँ हम कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए, तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव आउटकम होगा। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपकी आखिरी गुजारिश जो है मंत्रालय और वित्त मंत्री जी माने और कुछ कॉन्फिडेंस लौटे इक्विटी मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया।